हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो हम करने वाले हैं आज का टॉपिक फ्रैक्शन। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो इसमें पढ़ेंगे वो तो है ही, बट इसका आप देखोगे पूरी मैथ में कहीं ना कहीं आपको हर एक चैप्टर में इसका आपको यूज़ मिलेगा। बहुत छोटा सा बहुत छोटा सा पार्ट है ये, ठीक है, बट देखा जाए तो इसका यूज़ हर जगह है। और मैथ के छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर ही एक पूरी तरह से सभी की सभी मैथ पर हम कमांड बना पाएंगे। तो हमें सभी चीज़ें सीखनी है। इसका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पूरे मैथ में इंपॉर्टेंस है इसकी अपनी। तो देखिए, छोटी सी चीज़ बताता हूँ, उसी चीज़ को समझना ज़्यादा अच्छी तरह से आप समझ पाओगे, ठीक है। जैसा कि कहीं पर भी 3/8 लिखा है और हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम सीख पाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसा मतलब इसका यूज़ किस तरह से किया जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो हम सोचते हैं, हमारे डाउट भी रह जाते हैं। जैसे जैसे पार्ट बढ़ेगा वैसे वैसे लेवल बढ़ता रहेगा। जैसा कि मैंने कहा कि 3/8 ये एक फ्रैक्शन है। इस तरह से कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे 4/9 लिखा है, ये भी एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, ठीक है। अब चलो ये फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा मैं बोलूँ कि 8 का कोई नंबर 8 है, इसका 3/8 निकालो, तो मैं क्या कहूँगा कि अगर 8 का 3/8 निकाला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। ऐसा क्यों? अगर मैं कहूँ कि 8 का यानी इस नीचे वाले नंबर का 3/8 निकालो तो होगा क्या, इस 8 से 8 कट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, 3। इसी तरह से अगर मैं अब आपसे जल्दी से पूछूं कि अगर कोई नंबर 9 है, उसका 4/9 क्या होगा, तो आप कहोगे 4। हमेशा ऊपर वाला नंबर आएगा। क्यों आएगा? अगर 9 का 4/9 आप निकालना चाहो तो ये 9 से 9 कट जाएगा भाई। 9 का 4/9 होगा तो 9 से 9 कट गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। यानी कि ऊपर वाला नंबर ही हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, जैसा कि अगर कहीं पर इस तरह से लिखा गया कि कोई व्यक्ति जितना भी कमा रहा है उसका 3/8 हिस्सा खर्च कर देता है। अब हमें ये नहीं पता वो कितना कमा रहा है, पर हमें पता है उसका 3/8 हिस्सा खर्च कर देता है। बट अगर हमें ये पता होता कि वो 8 कमाता है, उसकी इनकम 8 रही होती और वो उसका 3/8 खर्च कर देता है, यानी कि 8 में से 3 खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है, 3। और ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि उसने क्या कहा है कि वो जितना भी अगर वो 8 कमाता है, अगर मैं ये कह देता कि पहले तो नहीं पता था, बट अगर हमें ये पता लग जाए कितना कमा रहा है, और अगर वो गलती से ये कहते हैं कि वो 8 कमा रहा है, कितना कमा रहा है, 8 कमा रहा है, तो उस 8 का 3/8, तो हमें पता है 8 का 3/8 3 आएगा। यानी कि अगर 8 कमाएगा तो खर्च कितना कर रहा है, 3। वहीं अगर मैं ये कह दूं कि मेरी एज आपसे 4/9 गुना ज़्यादा है, 4/9 टाइम्स ज़्यादा है, 4/9, कहने का मतलब क्या है कि पहले तो मुझे नहीं पता मेरी एज क्या है, बट अगर क्वेश्चन में दे दिया हो कि मेरी एज 9 है, कितनी एज है मेरी, 9, तो उस कंडीशन में, सॉरी, आपकी एज कितनी है, 9, तो मेरी आपसे 4/9 टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि अगर आपकी 9 है तो मेरी आपसे 4/9 यानी कि 4 ज़्यादा। तो मैंने यही तो बताया कि 9 का 4/9 कितना हुआ, 4, यानी कि मेरी आपसे 4 ज़्यादा, और मेरी एज कितनी है, 9 और 4 13। तो सिंपल सा, बस अपने दिमाग में एक छोटी सी बात ठान लीजिए कि जब भी मैं ये कहूँगा कि जैसे मुझे नहीं पता कि इनकम टोटल कितनी है क्वेश्चन में, और मैं हमेशा नीचे वाली वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू मान लूँगा कि ऐसा होता, मैं इस तरह से चीज़ों को लेके चलूँ। तो आप क्या, हमने दो मैथ पढ़ी है बचपन से, हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड मानते कि उसकी इनकम नहीं पता तो हम क्या करते हैं, एक्स, अगर उसकी इनकम एक्स होती, लेट करते हैं, वाई होती, तो हम क्या करेंगे, हम इस नीचे वाली वैल्यू को हम हमेशा ओरिजिनल वैल्यू मानकर चलेंगे कि अगर उसकी इनकम 8 होती तो उस कंडीशन में वो कितना खर्च करता था, उसका 3/8 यानी कि 3 खर्च करता। अगर आपकी एज 9 होती तो मैं आपसे 4/9 गुना ज़्यादा, यानी कि मेरी एज 4 ज़्यादा होती तो 13 होती, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखिए, आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान से देखेंगे, और परसेंटेज में भी इसका मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझा रखा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहना चाहता है कि x जो है वो y से 1/6 1/6 कम है। 1/6 का मतलब क्या है, हमें नहीं पता ना, y कितना है, बिल्कुल नहीं पता। अगर मैं मान लूँ ओरिजिनल वैल्यू जो है y की 6 रही होती, उस कंडीशन में x उससे 1/6, अगर y की वैल्यू 6 होती तो x उससे 1/6 यानी कि 1 कम होता, और x कितना होता उस टाइम, 6 में से 1 गया 5। और इस कंडीशन में सिर्फ रेशो पूछिए। रेशो का मतलब क्या है, इसकी एक्चुअल वैल्यू जो भी हो और इसकी एक्चुअल वैल्यू जो भी हो, इन दोनों को काटने के बाद, कटते कटते लास्ट में आगे जो ना कट पाए, उस कंडीशन में जाने के बाद जो वैल्यूज आते हैं उन्हें रेशो कहते हैं, तो आगे नहीं कट सकती, तो इनका रेशो आ गया अनुपात 5:6। इतनी सी बात आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो आप देखिए कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया।
क्वेश्चन कह रहा है कि बस सिंपल, जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन पर आए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए है इस बार बी से 1/7, ए जो है वो बी से 1/7 गुना ज़्यादा कमा रहा है, 1/7 ज़्यादा कमाता है, ठीक है, मोर। अब हमें ये तो पता नहीं है बी कितना कमा रहा है। अगर मैं मान लूँ बी कमाता है 7 रुपीज़, तो ए उससे 1/7, तो 7 का 1/7 यानी कि एक ज़्यादा कितना कमा रहा होगा ए, 8। इसको इस तरह समझ लीजिए। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप ऐसे समझ सकते हो, ध्यान से समझना। ये तो इसका रेशो आ गया, बट अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आप एक चीज़ ध्यान से समझिए ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि बी जितना भी कमाता है उसका 1/7 हिस्सा ज़्यादा ए कमाता है। अब मुझे नहीं पता बी कितना कमाता है। अगर मैं मान लूँ बी 7 कमा रहा है तो ए कितना कमाता है, ए जितना ये कमा रहा है इसका 1/7 यानी कितना आ गया, 1 ज़्यादा कमाता है, यानी कि ए कितना कमाता है, 8। अब आप कहोगे सर हम 7 ही क्यों मान रहे हैं बी को, कोई और वैल्यू क्यों नहीं मानते, कुछ भी, चाहे आप एक्स वाई जेड कुछ तो मानो, तो ठीक है हम कुछ और वैल्यू मान लेते हैं। क्या उससे भी यही रेशो आएगा इन दोनों का, चेक कर लेते हैं एक बार। जैसा कि अगर गलती से, बट कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ऐसी वैल्यू मानते हैं जो 7 से पूरी तरह कट जाए। आप मान लीजिए अगर बी 14 रुपये कमा रहा होता, कितने कमा रहा होता, 14, तो इस कंडीशन में ए उससे 1/7, 1/7 गुना ज़्यादा कमा रहा है। तो पहले निकालता हूँ, अगर 14 कमा रहा है बी तो उसका 1/7 यानी कितना आ गया, 2। तो ए इस 14 से जो 2 ज़्यादा यानी कि कितने कमा रहा होगा, 16। बट जब मैं इसका रेशो बनाऊंगा तो 2 से 8 पर, 2 से 7 पर। रेशो का मतलब क्या है, जितना कट सके काटो। तो एंड में तो रेशो हमारा 8:7 ही आया। अगर क्वेश्चन ने इतना सा पूछा होता तो ये बताइए उनकी इनकम का, उनकी आय का रेशो क्या होगा, तो आप क्या कहते, A/B 8:7 और आपका आंसर आ गया होता। पर उसने ये नहीं पूछा, इस बार उसने थोड़ा सा अलग पूछ लिया। क्या पूछ लिया है इस बार, वो ये पूछ रहा है, तो ये बताइए इस कंडीशन में A से कितना कम कमा रहा है, यही पूछा है। तो आप देखोगे रेशो के हिसाब से B A से 1 कम कमा रहा है, यानी कि A अगर 8 कमाता है तो B उससे 1 कम, तो 1/8। अगर आपने परसेंटेज वाली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आ चुका होगा 1/8 को परसेंट में बदलने के लिए या तो डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, 12 1/2%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर इसकी जगह मल्टीप्लाई करेंगे 100, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 12 1/2%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लगा दीजिए, लगा दिया। तो तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, हल्का सा बढ़ा कर देना। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो हम तीसरे क्वेश्चन पर आ चुके हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है ए पर्सन हु स्पेंड 2/3 ऑफ हिज इनकम। एक व्यक्ति है, उसने क्या करा है, अपनी इनकम का जितना भी वो कमाता है उसका 2/3 हिस्सा खर्च कर दिया। उसको यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, जितना भी वो कमाता है उसका 2/3 हिस्सा वो खर्च कर देता है, 2/3। कहने का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता कितना कमाता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल वैल्यू है, यानी कि अगर मैं मान लूँ कि वो 3 रुपये कमा रहा होता तो उस कंडीशन में से उसका 2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा यानी कि 2 खर्च कर रहा होता, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाता उसका, 2। अगर 3 कमाए, 2 खर्च करे, बचाए कितने, 1। पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक्चुअल में जो बचत है वो 1 ना होकर कितनी है, 1200। तो हम देखेंगे जो हमारे हिसाब से जो वैल्यू है, हमारे हिसाब से तो बचत 1 है, बट एक्चुअल में जो बचत है वो 1200 है, यानी कि इससे 1200 टाइम्स ज़्यादा। तो इसी तरह से जो एक्चुअल खर्चा रहा होगा वो भी 2 ना होकर, मतलब ये सभी वैल्यूज़ अपने आप में एक्चुअल में 1200 गुना ज़्यादा रही होंगी। तो ये भी 1200 टाइम्स कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कहा है कि एक क्लास है, उसके अंदर लड़के और लड़कियों को मिलाकर टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और उन टोटल स्टूडेंट्स का
3/5 3/5 हिस्सा लड़के हैं। अगर मैं कहूँ टोटल स्टूडेंट्स 5 होते हैं तो उस कंडीशन में उसका 3/5 यानी कि 5 का 3/5 यानी कि 3 क्या होते हैं बॉयज़। पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल स्टूडेंट्स 5 नहीं है, कितना है 45। इससे कितना 9 टाइम्स ज़्यादा, 9 गुना। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है लड़कों की संख्या, तो एक्चुअल में लड़के भी 3 ना होकर 9 गुना ज़्यादा कितने रहे होंगे 27। ठीक है। होता क्या है अगर 5 होते टोटल बच्चे तो 100% 3 ही हमारा आंसर होता, बट जब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नहीं है 45 है, यानी कि ये जो वैल्यू है एक्चुअल में अपने आप से 9 गुना है। तो इसी तरह से हर नंबर जो यहाँ दिख रहा है वो एक्चुअल में अपने आप का 9 गुना होगा। अब आप कहोगे कि सर चाहे इनका रेशो निकाल के देख लो 3/5 आएगा। अगर टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं तो लड़के कितने हैं 27। अगर रेशो निकालोगे तो 9 से 3 पर 9 से 5 पर यही रेशो आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन पर आए, 5th क्वेश्चन, ढंग से देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो 5th क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये हो, ठीक है, और ध्यान से सुनना, पहले इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है, जब ये ध्यान मतलब ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 2/3 भाग का, यानी कि अगर मैं कहूँ कि टोटल पिज्जा का साइज 3 है पर उसके दूसरे हिस्से मतलब 2 हिस्से का जो प्राइस, अगर सिर्फ 2 हिस्सा मैं खरीदता तो उसका प्राइस मुझे कितना पड़ता 300 रुपये। इससे कितना गुना 150 गुना। तो इसी तरह से अगर पूरे पिज्ज़ा का प्राइस कितना रहा होगा 150 गुना ज़्यादा 450 रुपये। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिज्ज़ा के 3/5 भाग का देन 3/5 ऑफ अ पिज़्ज़ा विल कॉस्ट, कि 3/5 पार्ट का जो कॉस्ट हो गया, जो प्राइस होगा वो बताइए। अब आप एक बात बताइए, पूरे 5 का मतलब क्या कि टोटल पिज्ज़ा का प्राइस, उस टोटल में से 3 भागों का प्राइस क्या हुआ। पर अभी हमने देखा है कि टोटल प्राइस 5 नहीं है, टोटल प्राइस कितना है 450 अभी निकाला है। इससे कितना 90 टाइम्स 90 गुना। तो इसी तरह से तीसरे भाग का प्राइस भी कितना रहा होगा 270। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और परसेंटेज में भी ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मैं समझा चुका हूँ आपको, ठीक है, बट यहाँ पर भी बता दी है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बार बार अगर धीरे धीरे चलेंगे तो चीज़ें बहुत लेंथी खिंच जाएंगी। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 85 मीटर की एक रोड है, और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से समझना, क्योंकि इसकी लैंग्वेज में बहुत मतलब ऐसा है कि आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ ना हो। वो कहना क्या चाहता है, तो वो ये कहना चाहता है कि एक 85 मीटर लॉन्ग रोड है, उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, और जो बड़े वाला हिस्सा है इफ़ वन पार्ट इज़ 2/3 ऑफ अदर पार्ट, कह रहा है कि दूसरे वाले पार्ट का एक पार्ट दूसरे वाले पार्ट का 2/3 है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं मान लूँ एक पार्ट की लेंथ 3 है तो दूसरे वाले पार्ट की लेंथ उसका 2/3 2/3 यानी कि कितनी है 2। इस कंडीशन में टोटल लेंथ कितनी आ गई 5। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो रॉड है उसकी टोटल लेंथ 5 नहीं है, कितनी है 85। इससे कितना, इससे 17 टाइम्स ज़्यादा 17 गुना। अब उसने पूछा क्या है, तो लॉन्गर पार्ट, तो जो जिसकी लेंथ ज़्यादा है उस वाले पार्ट की लंबाई बताइए। तो 17 × 3 यानी कि 51 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 7th क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कहना चाहता है। तो 7th क्वेश्चन लगाइए। तो 7th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो हम 7th क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 बास्केट हैं, ठीक है, उनके अंदर टोटल 640 संतरे हैं, 640 ऑरेंजेस, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 1/5 ऑरेंजेस इन द फर्स्ट बास्केट, मतलब 1/5। पहले तो मैं 2 बास्केट बना देता हूँ, और क्वेश्चन जो कहना चाहता है वो ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इस वाली बास्केट के अंदर जितने भी संतरे पड़े हैं, अगर उसका 1/5 हिस्सा, अगर मैं मान लूँ इसमें टोटल 5 ही पड़े होते तो इसका 1/5, तो 5 का 1/5 कितना होगा 1, यानी कि इस 5 में से जैसे ही मैं 1 निकालूंगा तो आप देखोगे 5 4 और 1 से मिलके बनाए, और इन 5 में से जब 1 यहाँ से मैं इधर ले जाऊंगा और जैसे ही इस टोकरी में डालूंगा
तो अगर मैं यहाँ से एक ले गया ये वाला संतरा तो यहाँ पे 4 बचे, और जैसे ही इस एक को इनमें मिलाऊंगा तो ये कितने बन जाएंगे जितने इसमें है। कह रहा है इन दोनों टोकरियों के संतरे आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये भी 4 बन जाएंगे। और ये 4 बने कैसे, क्योंकि ये पहले कितने रहे होंगे 3, और ये जो एक आके इसमें जुड़ेगा तो ये भी हो जाएंगे 4। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आ चुकी है कि इस वाली टोकरी में पहले कितने संतरे थे 3, और इस वाली टोकरी में पहले कितने संतरे थे 5, तभी तो एक इधर डालते ये 4 हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में अगर दोनों टोकरियों के टोटल देखा जाए तो 5 और 3 8 होंगे, पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है दोनों टोकरियों के टोटल संतरे 640 हैं, इससे 80 गुना। इसी तरह से उसने ये पूछा है कि इस वाली टोकरी में, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, जो फर्स्ट बकेट है, जो फर्स्ट बास्केट है उसमें कितने संतरे हैं, तो वो 5 ना होकर 80 गुना ज़्यादा कितने होंगे 400, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन क्या करा है, तो हम 8th क्वेश्चन पर आ गए, मार्कर देख लेते हैं जब तक आप देखिए। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। तो हमारा 8th क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विस एट द एज ऑफ 60, कि एक व्यक्ति है जो 60 साल की उम्र में रिटायर हो गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो ज़िंदगी के 60 साल जी चुका, मतलब उसकी उम्र एक तरह से 60 साल हो गई है। फिर आगे क्या करा है कि उसने अपनी पूरी उम्र का 3/5 हिस्सा अपनी नौकरी को दिया है, यही वो कहना चाहता है। अब इसे 2 तरीकों से कर सकते हैं क्वेश्चन को। पहले समझता है क्या कह रहा है, यानी कि अगर उसकी एज आज 5 साल हो चुकी होती तो उसमें से 3 साल वो जॉब कर चुका है, पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है उसकी एज टोटल है कितनी 60, इससे 12 टाइम ज़्यादा, तो इसी तरह से एक्चुअल में वो 12 टाइम ज़्यादा यानी कि 36 ईयर्स तक जॉब कर चुका है। 36 साल उसने अपने जॉब को दिए हैं ज़िंदगी के। अगर 60 साल में से 36 साल जॉब को दिए हैं, इसका मतलब वो कितनी उम्र में जॉब पे लग गया होगा, तो 60 में से जब 36 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 24 ईयर्स, यानी कि 24 साल की उम्र में वो उस जॉब पर लग चुका होगा। अब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते थे, इतना ज़्यादा ना करने की जगह आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को, आप इसे ऐसे देख सकते हैं। देखिए आप क्या करते हैं, आपको पता है कि टोटल 5 साल अगर उसकी उम्र होती तो उसमें से 3 साल जॉब करी है और 2 साल क्या करा है, 2 साल उसने बचपन के 2 साल कुछ नहीं करा, और 2 साल के बाद आगे आने वाले 3 साल उसने जॉब करी है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 5 साल में से 3 साल जॉब करी है, तो कितने साल जॉब नहीं करी, तो उसने 2 साल जॉब नहीं करी। या फिर आप इसे इस तरह समझ सकते हो, अगर 5 साल की उम्र होती उसकी आज और उसमें से 3 साल वो जॉब कर चुका है, यानी कि 2 साल की उम्र के बाद उसकी जॉब लगी है। बट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल की उम्र नहीं है, 60 साल के से 12 टाइम्स, तो इसी तरह से 2 साल की उम्र में नहीं 12 गुना ज़्यादा 24 साल की उम्र में उसकी जॉब लगी होगी। ठीक है, जैसे आपको सही लगे उस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया सा कॉलेज है, कॉलेज कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ कॉलेज 1/5 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/8 ऑफ द बॉयज टुक पार्ट इन सोशल कैंप। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, 1/5 हिस्सा लड़कियों का और 1/8 हिस्सा बॉयज का। अगर एक बात बताइए, अगर टोटल 5 लड़कियां रही होती तो उसमें से सोशल कैंप में 1/5 यानी कि 5 का 1/5 यानी कि एक लड़की ने हिस्सा लिया होता, और अगर टोटल 8 लड़के हुए होते तो उनका 8 लड़कों 1/8 यानी कि एक लड़के ने सोशल कैंप में हिस्सा लिया होता। तो अगर आप देखोगे तो टोटल 8 और 5 जब 13 टोटल बच्चे हैं तो उसमें से 1 और 1 2 बच्चों ने हिस्सा लिया है सोशल कैंप में, यानी कि 2/13 2/13। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, सेकंड ऑप्शन 9th का। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 10th पर क्या कहना चाहता है। तो 10th भी सेम क्वेश्चन है, उसे आप कर पाओगे आसानी से। 11th पर आते हैं, 11th क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन देखते हैं। तो 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 11th में कह रहा है कि एक ऑफिस है, ठीक है, और वहाँ पर क्या है 108 टेबल्स हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए 2 तरीकों से, कितने प्यारे प्यारे तरीकों से कर सकते हो। देखिए 108 टेबल हैं किसी ऑफिस में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि उनका 1/6 टेबल क्या है टूट चुकी हैं,
और अगर बात की जाए चेयर की तो 132 चेयर हैं जिनका 1/4 हिस्सा टूटा हुआ है। पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, फिर इस देखेंगे किस तरह से हम बहुत जल्दी से जल्दी आंसर दे सकते थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका 1/6 है और इसका कितना है, इसका 1/4। अगर मैं इससे इसे करता हूँ तो 6 × 6, यानी कि यहाँ से मैं पता लगेगा 18 टेबल है ना, ये चेयर है, टेबल यहाँ लिख देते हैं। चलो ये टेबल है हमारी और ये चेयर, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला है कि 18 तो टेबल टूटी हुई हैं, ठीक है। और अगर ये देखा जाए तो चेयर कितनी टूटी हुई हैं, 33 चेयर टूटी हुई हैं। जबकि इन बातों का कोई मुद्दा ही नहीं है जो आंसर निकालने से, क्यों नहीं है, अभी हम देखेंगे कि कैसे इनके बिना भी हम आंसर दे सकते थे। अगर ये 18 टूटी हुई हैं तो 108 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 90। यानी कि 90 टेबल अभी भी सही हैं जिन पे बैठा जा सकता है। और इसी तरह से चेयर की बात की जाए तो 132 में से 33 माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 99। यानी कि 99 चेयर अभी सही हैं जिनका यूज़ किया जाता है। पर ऑफिस में सिर्फ उतने ही लोग काम कर रहे हैं जो हर एक व्यक्ति के हिस्से में एक टेबल और एक चेयर आ रही है। होगा क्या, जैसे जैसे ऑफिस में लोग बैठने लगे कि आओ भाई आओ, भर्ती कर रहे होंगे, वो भर्ती करते रहे होंगे, करते 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 जब देखा तो 90 टेबल भर चुकी थी। 90 के बाद कोई टेबल ही नहीं थी। अब टेबल ही नहीं थी तो उसके बाद हम लोगों को रख ही नहीं सकते, क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि हर एक व्यक्ति एक टेबल और एक चेयर का यूज़ करे। चाहे चेयर 9 एक्स्ट्रा हैं, बट ये थोड़ी है कि 9 बंदे और बिठा ले, उनके पास टेबल ही नहीं बचेंगे। यानी कि इस कंडीशन में 90 ही लोगों का मतलब भर्ती की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि उस ऑफिस में सिर्फ 90 ही लोग काम कर रहे होंगे। अब इतना लंबा प्रोसेस खींचने की जगह हम इसको इस तरह भी कर सकते थे, हमें ये पता है कि 108 टेबल हैं और 132 चेयर। अब इस 108 का 1/6 हिस्सा तो टूटा हुआ है। अगर 6 में से 1 टूट चुका है तो कितना रेशो बचा है, 5/6 हिस्सा अभी भी इसका सही है। जब भी इस तरह से आपको पता लगेगा भाई 6 में से 1 टूट गया है तो बचा कितना, सही कितने हैं, 5। तो 6 में से 5 हिस्सा सही है, तो सही वाले हिस्से का रेशो क्या बनेगा, 5/6। तो हम 5/6 इसका निकाल लेते हैं। और जब निकालेंगे तो 6 से जब काटेंगे तो कितने में जाएगा, 18 पर, और 18 5 90। और इसका कितना हिस्सा था, इसका हिस्सा था हमारा 1/4। तो 1/4 खराब था तो 3/4 बचा। और हमें पता है 3/4 इसका 90 से ज़्यादा आ रहा है। और हमें पता है कि जिसकी कम वैल्यू होगी, ठीक है, उतने ही लोग बैठ पाएंगे, तो 90 हमारा आंसर हो गया। चाहे इसको चेक कर लेते हैं, इसको भी काट लेते हैं आप। 4 से आप 4 3 12, 4 3 12, 3 3 9, 3 3 9। तो डायरेक्ट देखते तो 90 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, कि 90 ही लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। 11th के बाद अब आ जाइए 12th क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट देखिए 12th क्वेश्चन पर आता है। 12th क्वेश्चन लगाइए सर। तो 12th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो 12th क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। इस तरह का क्वेश्चन आता है तब भी बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए इसमें दिक्कत क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि कोई एक व्यक्ति है, उसने क्या करा है, अपनी जो भी टोटल जो भी उसके पास पैसा पड़ा होगा उसका 1/4 हिस्सा उसने अपनी बेटी को दिया, और उसी पैसे का 1/2 हिस्सा अपने बेटे को दिया है, और उसी पैसे का 1/5 हिस्सा उसने चैरिटी वगैरह में दान कर दिया है। फिर भी उसके पास मतलब कुछ रुपए बचे। तो कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहता है कि जो भी उसके पास टोटल पैसा था, जो भी उसका टोटल मनी थी, उसका कितना हिस्सा उसने बांट दिया है। तो अभी तक तो हमें यही नहीं पता कि उसका टोटल था कितना। जब भी अगर नहीं पता हो टोटल था कितना तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x y z कुछ भी। बट x y z से क्या होता है कि हम और बच्चों की मतलब कि फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है। हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी चीज़ों से बाहर निकलना है। तो x वगैरह तो ज़्यादा सोचने से बेटर है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ये देखेंगे किसके हिस्से में कितना कितना जा रहा है। तो अगर उसकी बेटी की बात की जाए तो डॉटर के हिस्से में जा रहा है 1/4 हिस्सा। अगर उसके बेटे की बात की जाए सन की, तो उसके हिस्से में 1/2 हिस्सा जा रहा है। और अगर वहीं चैरिटी की बात की जाए तो चैरिटी में जा रहा है 1/5। अब यहाँ क्या है, यहाँ हमें मानना पड़ेगा कि टोटल उस पर कितने रुपए रहे होंगे। क्योंकि अगर मैं मानूँ कि उसका टोटल 4 थे तो उसमें से उसकी बेटी को 1 मिला, पर अगर यहाँ 4 थे तो यहाँ 2 हैं, और यहाँ 2 थे तो यहाँ 5 हैं। तो एक ऐसी वैल्यू मानो
जो 5, 2 और 4 से पूरी तरह कट जाए। तो मैंने मान लिया कि अगर उस व्यक्ति के पास टोटल 20 रुपये रहे होते, कितने 20, तो उस 20 में से चैरिटी करी उसने 1/5 हिस्सा अपने बेटे को दिए, 1/2 हिस्सा अपनी बेटी को दिए, 1/4। कहने का मतलब अगर 20 रुपये में से अगर अपनी बेटी के हिस्से में 1/4 हिस्सा दिया होता तो उसने उस कंडीशन में अपनी बेटी को 5 रुपये दिए होते। कब? अगर जब उसके पास टोटल 20 रुपये होते। फिर इस 20 का आधा हिस्सा यानी कि 10 रुपये उसने अपने बेटे को दिए और इस 20 का 1/5 पार्ट 1/5 हिस्सा उसने चैरिटी मतलब दान कर दिए। तो अगर आप देखोगे टोटल 20 थे और 5, 10, 15, 4, 19 रुपीज़ वो दे चुका है। तो कहीं ना कहीं अपनी टोटल प्रॉपर्टी का, टोटल संपत्ति का 19वां हिस्सा यानी कि 19/20 इतना वो दे चुका है और यही तो उसने पूछा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। तो 13वां क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाहता है। एक बार वीडियो को पॉज करके और ढंग से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि एक स्कूल ग्रुप है, ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक जैसी 3 बसें बुक करी हैं। यानी एक जैसी का मतलब क्या है, पहली में अगर 5 सीटें तो दूसरी में 5, तीसरी में 5, ठीक है, पहली में भी 5, दूसरी में 5, तीसरी में 5, ठीक है। इस तरह से 3 एक जैसी बसें उन्होंने बुक कर ली और हर एक बस का 4/5 हिस्सा उन्होंने क्या करा है, भर दिया है। कहने का मतलब कि जैसे 5 सीटें एक बस में तो उसमें से सिर्फ 4 सीटों पे लोग बैठे हैं, एक खाली है, हर एक बस में ऐसा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मैं क्या कहूँगा कि अगर पहली बस में 5 सीट हैं तो उसमें से 4 ही सीटों पर लोग बैठे हुए हैं। अगर पहली में 5 सीट हैं तो दूसरे में 5 हैं और तीसरी में भी 5 ही सीट हैं। अगर पहली वाली बस में सिर्फ 4 सीटों पे लोग बैठे हैं तो सभी बसों में 4-4 सीटों पे ही लोग बैठे हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऐसा स्टॉप आया जहाँ पर जितने लोग बैठे थे उसका 1/4 हिस्सा यानी कि एक व्यक्ति उनमें से उतर जाता है। अगर एक उतर जाता है 4 में से तो रह कितने गए, 3। और हर एक बस में अगर पहले 4-4 बैठे हुए थे तो उन हर एक बस में से एक एक व्यक्ति उतर गया और हर एक बस में 3 व्यक्ति बचे हैं। तो कहीं ना कहीं 3 और 3 6 और 3 9 व्यक्ति अभी बचे हैं। पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि यार खामा में बस का किराया फालतू देने से बेटर है इन में से एक बस को फ्री कर दिया जाए। तो एक बस इन्होंने हटा दी। अब इन पे रहेगी 2 बसें यानी कि इन पे 10 सीट हैं और व्यक्ति कितने हैं, 3 और 3 9। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर इस तरह से कर दिया जाए तो कितना हिस्सा बसों की जो सीट है उसका भर जाएगा, यही पूछा गया है। द फ्रैक्शन ऑफ द सीट्स ऑन द 2 बसेस दैट आर नाउ ऑक्यूपाइड। तो 9 हिस्सा 10 में से भर गया होगा, 9/10 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। जैसा कि ऑप्शन देख लीजिए आप तो आपको पता लग जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का 4th, ठीक है। एक बार ऑप्शन दिखा दीजिए। तो 4th ऑप्शन आपका आंसर है। अब 14th क्वेश्चन पर आए थे। हमारा 14th क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो 14th क्वेश्चन पर आए थे, क्या कह रहा है। तो 14th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए, बी, सी और डी उन चारों ने गिफ्ट खरीदा और चारों ने जो पैसा दिया, जैसे भाई छोटे छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे मिला के गिफ्ट ले लेते हैं। चारों ने मिलाकर 60 रुपये का एक गिफ्ट ले लिया। किसी यार दोस्त का बर्थडे हुआ। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जो गिफ्ट लिया है वो इस तरह से लिया है कि जितना भी टोटल पैसा है, अगर एक या फिर उसके बाद बताऊँ कैसे और जल्दी कर सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जितना भी टोटल पैसा है उसका 1/2 हिस्सा, टोटल का नहीं, क्वेश्चन ये कहना चाहता है ए ने क्या करा है, एक तो होता है कि पूरे पैसे का 1/2 हिस्सा, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया उन्होंने, थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट कर दी जिससे बच्चा थोड़ा सा क्या हो जाए, कंफ्यूज। उन्होंने लैंग्वेज के साथ क्या खेल खेला है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये बात कह दी कि जितना और लोग खर्च कर रहे हैं, अगर ए के अलावा और कौन कौन है, बी, सी और डी, यही है 3। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितना ये तीनों मिलकर खर्च करते हैं उसका 1/2।
कहने का मतलब है अगर मैं मान लूँ कि ये तीनों मिलकर 2 खर्च करते हैं तो 1/2 यानी कि ए खर्च करेगा। देख लीजिए 2 का 1/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि जितना भी टोटल पैसा रहा होगा उसको ये ऐसे भी बांट सकते थे। कैसे बांट सकते थे कि उसमें से 2 ये खर्च कर रहे होते और 1 ये, यानी कि अगर गिफ्ट 3 रुपये का रहा होता तो उसमें से BCD के हिस्से में 2 रुपये आते और A के हिस्से में 1 रुपया आ रहा होता। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल 3 रुपये का नहीं था गिफ्ट कितने का था टोटल, 60 रुपये का। इससे कितना, इससे 20 गुना 20 टाइम्स। तो इसी तरह से A के हिस्से में भी 1 रुपये ना आकर 20 गुना 20 टाइम्स ज़्यादा 20 रुपये आए होंगे। तो यहाँ से हमें ये तो पता लग गया कि A के हिस्से में कितने रुपये आए हैं, 20 रुपये। A ने 60 रुपये में से 20 रुपये दिए हैं। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, और अगर आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं किसकी, B की। तो B ने क्या करा है, जितना भी B के अलावा और तीनों ने दिया है, यानी कि ACD ने दिया है, उसका 1/3 हिस्सा B ने अकेले दिया है। कहने का मतलब है अगर ऐसा रहा होता कि हम ये देखते कि इन चारों में से इन तीनों ने और इसने अकेले ने किस अनुपात में पैसा दिया है, तो उस कंडीशन में अगर ये तीनों 3 दे रहे होते तो उसका 1/3 यानी कि 1 हिस्सा B देता। कहने का मतलब है कि अगर 1 और 3 टोटल 4 रुपये का गिफ्ट रहा होता तो उस कंडीशन में B के हिस्से में 1 रुपया आता। पर टोटल 4 का नहीं है, 60 का गिफ्ट है, इससे 15 टाइम्स। तो इसी तरह से B का हिस्सा भी 1 ना होकर 15 गुना ज़्यादा कितना रहेगा, 15 रुपये। और ये आ जाएगा जितने रुपए B ने दिए होंगे। फिर हम आगे आते हैं, हम बात करते हैं किसके हिस्से की, C की। तो C ने भी उसी तरह से, भाई C ने क्या करा है, C ने इनके अलावा मतलब C ने किस तरह से पैसा दिया है, जितना ये तीनों देते हैं, अगर तीनों 4 रुपये देते हैं तो वो उसका 1/4 यानी कि 1 रुपया C दे रहा है। इस तरह से C ने पैसे दिए हैं। इस कंडीशन में अगर इस तरह से पैसा बट रहा होता तो गिफ्ट अगर टोटल 5 रुपये का रहा होता तो उसमें से 1 रुपया C के हिस्से का आया होता। पर टोटल गिफ्ट 60 रुपये का है, इससे कितना 12 टाइम्स 12 गुना। तो इसी तरह से C का हिस्सा भी 12 गुना ज़्यादा कितना आ जाएगा, 12। अब आप एक बार बताइए, चारों जने टोटल 60 रुपये देते हैं, जिसमें से 20, 15, 12 47 रुपीज़ तो इन तीनों ने दिए। तो बचे कितने, 13 रुपये। तो 13 रुपये किसके हिस्से में आते होंगे, D के। तो ये तो आ गया आंसर कि D ने कितने रुपए दिए, तो D ने अपने हिस्से के 13 रुपये दिए, यानी कि D के हिस्से में 13 रुपये आए। चलो ये हो गया आंसर। अगर इसको और दूसरे तरीके से किया जाए तो कैसे करेंगे, देखिए। तो दूसरे तरीके से देखते हैं क्या कहना चाहता है। देखिए सिंपल सा, ये देखिए कि जब भी इस तरह की बात आएगी तो A ने कितने दिए हैं, 1/2, B ने कितने दिए हैं, 1/3, C ने कितने दिए हैं, 1/4। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या कहा आपसे, इस रेशो का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर 2 जितने और लोग करते हैं खर्च तो A खर्च करता हुआ A, यानी कि टोटल 3 खर्चा, तो A खर्चा A के हिस्से का, पर टोटल 3 खर्चा नहीं है, 60 है यानी कि 20 गुना आया। तो इसी तरह से A के हिस्से में कितना है, 20 गुना आया यानी 20 रुपये। इसी तरह से अगर B का खर्चा जानना चाहें तो ये 4 है, ये 60 कितने पर जाएगा, 15 पर, तो B का खर्चा 15, ये 5 है, ये 60 कितने पर, 12 पर, तो C का खर्चा 12, 12, 15, 20 यानी कि 47 रुपीज़ इन तीनों ने खर्च करे हैं। तो 13 रुपये किसके हिस्से में आए, 13 रुपये आए हमारे D के हिस्से में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5th क्वेश्चन पर, 15 क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 क्वेश्चन क्या करा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, ध्यान से करेंगे क्या कहना चाहता है। फिफ्टींथ क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि इन अ क्लास 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर जो आप कर रहे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग जाएगा। अगर आपके एकदम मतलब कि स्ट्राइक कर गया कि यार ऐसा कर सकते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं स्ट्राइक करा तो आप दिक्कत में आ जाओगे। क्यों आ जाओगे, देखिए जैसा ही क्वेश्चन ने कहा है कि 3/5 ऑफ द मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका 3/5 हिस्सा गर्ल्स हैं। ठीक है,
और बचा हुआ हिस्सा किसका है, बॉयज़ का। तो यहाँ से हमने ये पता लगा लिया कि अगर टोटल 5 स्टूडेंट रहे होते तो उसमें से गर्ल्स कितनी हैं, तो उसमें से गर्ल्स हैं हमारी 3 और बचा हुआ 5 में से 3 चले गए तो बॉयज़ कितने बचे, तो बॉयज़ बचे 2। इतनी सी बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 2/9 ऑफ द गर्ल्स, मतलब लड़कियों का 2/9 हिस्सा और लड़कों का 1/4 हिस्सा अब्सेंट है, यही तो बोल रहा है, अब्सेंट है, तो टोटल जितने भी बच्चे हैं उनका कितना हिस्सा प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन है। बट यहाँ पर क्या, जब आप काटा पीटी करोगे तो पूरी तरह से 2 से 4 नहीं जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा, यहाँ से 3 से 3 पर जाएगा। कैलकुलेशन ना जब फ्रैक्शन में आती है थोड़ी सी हमें दिक्कत देती है, हमें तो उससे बचना है, तो उससे बच कैसे सकते हैं। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है गर्ल्स का 2/9 हिस्सा, अब्सेंट में क्या दे रखा है 2/9 गर्ल्स का, और बॉयज़ का कितना दे रखा है 1/4। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप एक चीज़ समझिए, हमें ये दोनों वैल्यूज़ इस तरह से चाहिए कि ये वैल्यू भी 9 से कट जाए पूरी तरह और ये वाली वैल्यू भी 4 से कट जाए पूरी तरह। इसके लिए हमें इन दोनों के साथ किसी एक वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और वो वैल्यू मैंने क्या निकाली, वो वैल्यू ले ली मैंने 6। कोई भी आप ऐसी वैल्यू सोच सकते हो, या फिर आप देख लीजिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 9 4 जा 36, तो आप देख लीजिए कि यार, या फिर इससे बेटर है बस सिंपल आप ये देखो कि ऐसा नंबर बना दो इसे और इसे, जो दोनों की दोनों 4 से ये कट जाए और 9 से ये कट जाए। तो हमने इसे क्या बना दिया, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ और 6 की मल्टीप्लाई यहाँ। आपकी इच्छा और कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो आपने जब यहाँ पर 36 और 36 की भी कर सकते थे, इन दोनों का एलसीएम लेके 36 की भी, तो ये हो गया हमारा 18 और ये हो गया हमारा 12। अब आप कहोगे सर अपने हिसाब से ऐसे कैसे बदल सकते हैं। देखिए रेशो का मतलब क्या है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रेशो में, यानी कि जो भी हमने वैल्यू लिया, क्या इनको काटने पर 3:2 आ रहा है, तो हमने बिल्कुल सही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि 18 का 2/9, या तो आप देखिए 2 तरीकों से करेंगे। पहला तरीका ऐसा, हमने ये बना लिया है, ठीक है, या फिर यहीं पर रहने दीजिए, चलो इसको मिटा लिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ। 18 का 2/9 और जो 12 बॉयज़ हैं उसका 1/4 पार्ट क्या है, अब्सेंट। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, हमने क्या करा था, हमने जब 6 की मल्टीप्लाई करी है तो जो लड़कियां हैं वो 18 हो गई और लड़के 12। इस कंडीशन में टोटल क्लास में 30 बच्चे हो चुके हैं, पर 2/9 लड़कियां अब्सेंट हैं और 1/4 लड़के। अगर मैं इससे इसे काटूंगा तो ये 9 से 2 पर जाए, 2 पर जाए 4, और इसको काटूंगा तो 4 से 3 पर जाए, यानी कि 3, यानी कि टोटल 30 बच्चों में से 4 और 3 7 बच्चे अब्सेंट हैं। तो 30 में से 7 नहीं आए तो कितने आए, 23 आए। तो 30 बच्चों में से 23 बच्चे आए हैं, तो 23/30 बच्चा कॉलेज में या जो भी स्कूल है उसमें आया है। अगर आप देख रहे होंगे तो पहला वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब इसे और थोड़ा जल्दी करना हो तो कैसे करोगे, देखिए हमने यहाँ पर ये 18 थी और ये हमारा 12, इतना तो आ ही चुका था, टोटल बच्चे 30 थे। हमें पता है कि टोटल जितनी भी गर्ल्स हैं उसका 2/9 हिस्सा नहीं आया, पर हमें 2/9 से तो मतलब ही नहीं है। अगर 9 में से 2 चला गया कितना बचा, 7/9, 7/9। तो हमें तो जो आए हैं उनसे मतलब है, तो हम 7/9, यानी कि हम देखेंगे कितने बच्चे आए हैं, तो 18 का 7/9 आया है। इसी तरह से जो बॉयज़ हैं उसका 1/4, यानी 4 में से 1, 1/4 फ्रैक्शन नहीं आया, तो आया कितना होगा, 4 में से 1 गया, यानी 3/4 आए होंगे। अब अगर मैं देखूं तो 4 से 3 पर 3 3 या 9, यानी कि लड़के 9 आए हैं, 9 2 जा 18, 7 2 जा 14, और लड़कियाँ कितनी आई हैं 14, 14 और 9 कितना हो गया 23, यानी कि टोटल 30 में से 23 बच्चे आए हैं। ये आंसर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। जैसा आपको सही लगे आप उस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 16th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। तो 16th क्वेश्चन पर आ रहे हैं, हमारा क्या कहना चाहता है, तो 16th क्वेश्चन कह रहा है कि रवि जो है 12 ईयर्स यंगर देन सूर्या। रवि क्या है 12 साल छोटा है सूर्या से, ठीक है। जो रवि की एज है वो 3/8 ऑफ द सम ऑफ हिज एंड सूर्याज एज। कहने का मतलब क्या है, जो रवि की एज है
वो 3/8। सबसे पहले तो ये दे रखा है, अगर मैं मान लूँ, सबसे पहले बात ये बताइए, कहीं पर भी ये दे रखा है क्वेश्चन में रवि और सूर्य की एज का टोटल कितना है? नहीं दे रखा। तो मैंने रवि और सूर्य की एज का टोटल कितना ले लिया? 8। अब क्वेश्चन आगे शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि जितना इन दोनों का टोटल है उसका 3/8, तो हमें पता है 8 का 3/8 यानी कि 3, उसका 3/8 रवि की एज है, तो 3/8 यानी कि 3 एज रवि की हो गई। तो इस कंडीशन में अगर इन दोनों का टोटल 8 है तो 5 एज किसकी होगी? सूर्य की। तो यहाँ से ये इनका रेशो आ चुका है कि 3:5। बट यहाँ देखा जाए तो रवि और सूर्य की एज में डिफरेंस है 2 साल का, पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है इनकी एज का डिफरेंस 12 ईयर्स है, यानी कि इससे 6 टाइम्स, 6 गुना। तो इसी तरह से सूर्य की एज भी 5 ना होकर 6 टाइम ज़्यादा। एक्चुअल में आज के टाइम पर 30 ईयर्स, 30 साल का है सूर्य आज। पर क्वेश्चन ये पूछना चाहता है आज से 9 वर्ष बाद, 9 ईयर्स के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? तो भाई कोई व्यक्ति 30 साल का है, आपके आस पड़ोस में रहता हो, तो 9 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 39 ईयर्स। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये है पहला पार्ट जो कि अभी ख़त्म हो चुका है। इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगा होगा चीज़ों को सीखकर। ऐसे ही हम आगे बहुत अच्छे अच्छे पार्ट लाने वाले हैं। इसी के बाद आपको पार्ट्स मिल जाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ऑल द बेस्ट। देख